गुड इवनिंग फ्रेंड। यूपीपीसीएस पीवाईक्यू वाला प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम करेंगे पोस्ट मौर्य पीरियड ऑफ इंडिया के जितने भी क्वेश्चन आए पड़े हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीसीएस आयोग द्वारा, वो सारे आज हम करेंगे। और इससे अगला जो लेक्चर हमारा होगा, उस लेक्चर में करेंगे हम बायोलॉजी के जितने भी पीवाईक्यू आए पड़े हैं वो सारे पीवाईक्यू करेंगे। ओके, सो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 413, जिसमें दे रखा है निम्नांकित शासकों में से किनका जन्म जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो जो खारवेल थे, कलिंग के राजा, कलिंग प्राचीन समय का कलिंग नाम था, अभी वो उड़ीसा कहा जाता है उसको। तो जो उड़ीसा के तट पर बसे खारवेल जो कलिंग के राजा थे, वो जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। इसी कारण से कलिंग का जो युद्ध हुआ है अशोक सम्राट और खारवेल के बीच में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रंग महल संस्कृति संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कुषाण युग से। जो रंग महल संस्कृति संबंधित है वो कुषाण युग से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ते हैं। रंग महल संस्कृति कुषाण युग से संबंधित है। रंग महल भीलवाड़ा जिला राजस्थान का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ के उत्खनन से कुषाण युगीन जानकारी प्राप्त होती है। यह स्थल से प्राप्त मृद भांड पर गहरे लाल, गुलाबी आदि पॉलिश किए हुए कुषाण शासकों के सिक्के, मिट्टी की मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश को भारत में पहली बार सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो कुषाण शासक थे, उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और कुषाण शासक जो थे उनका नाम था विम कटफिसेस, जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में निम्नलिखित किस लेख से मिलती है। तो अयोध्या का जो लेख है, अयोध्या का लेख, उसमें मेंशन कर रखा है कि पुष्यमित्र जो शुंग थे उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और इस अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि इसमें घोड़े को छोड़ा जाता था, और जो सबसे पहले घोड़े को, जिसका घोड़ा सबसे ज़्यादा दूर जाके और सबसे वापस आता था पहले, और जितनी ज़्यादा दूरी वो तय करता था, उसे माना जाता था कि वो उतना बड़ा प्रतापी राजा होगा। तो अश्वमेध यज्ञ ये था। और इसमें अयोध्या लेख में पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे उसकी इन्फॉर्मेशन हमें अयोध्या लेख में मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले फूले। तो जो 2 साहित्यिक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था पाणिनि और पतंजलि, वो किस राजवंश के समय में उनका ग्रोथ हुआ। तो शुंग राजवंश के समय में पाणिनि और पतंजलि का ग्रोथ हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसमें दे रखा है कि इसमें जातक कथाओं का अंकन है, ये सही है। इसमें लोक धर्म का अंकन है, ये भी सही है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है, तो ये भी सही है। इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है, तो ये गलत है, क्योंकि उस टाइम पे आप देखोगे कि उस टाइम पे हीनयान जो सेक्ट था, बुद्ध भी 2 सेक्टों में डिवाइड हो गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो जो महायान है वो कनिष्क जो राजा थे उनके बाद से महायान स्टार्ट हुआ है। जब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है कुंडलग्राम कश्मीर में, उसके बाद से महायान जो सेक्ट है वो आया है अस्तित्व में। उससे पहले हीनयान था। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा जो शुंग कला से संबंधित नहीं है, तो डी जो है ऑप्शन वो सही नहीं है, क्योंकि इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन नहीं किया गया था, ये होगा, जबकि डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। तो जो फर्स्ट लॉ मेकर है अपने इंडिया का, वो मनु को माना जाता है। और मनु की बुक ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने जलाई थी, फाड़ कर उसको जलाया था। और यह लौकिक संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है ये। और यह मनुस्मृति को मानव धर्म का शास्त्र भी कहा जाता है। तो जो मनुस्मृति है उसको मानव धर्म का शास्त्र भी कहा जाता है। और ये 200 ईसा पूर्व से इसकी रचना हुई है, 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो जो सातवाहन डायनेस्टी थी वो अमरावती, उनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, अमरावती थी। और जो सातवाहन ही एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने अपने माता का नाम अपने साथ मेंशन किया था। और इसके अलावा जितने भी बाकी अदर रूलर थे उन्होंने सभी ने पैट्रियार्की सोसाइटी इस्टेब्लिश थी। पैट्रियार्की इट्स मीन कि जो उस सोसाइटी में जो फादर होता है, घर का हेड होता है, जो फादर, वही डोमिनेट करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चालुक्य डायनेस्टी, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन। तो जो इन सभी में सबसे जो ओल्ड
राजवंश था वो सातवाहन था, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है शक क्षत्रप सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था। तो जो सातवाहन डायनेस्टी के टाइम पे जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन का जो रेशियो था वो 1:10 था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 34 से 36 ग्रेन थी जो चांदी के सिक्के थे, और 36 ग्रेन के कासारपड़ में और उस काल के सोने के सिक्के में जो सुवर्ण कहलाता था। तो जो कारसापड़ था उसको सिल्वर कॉइन कहा जाता था, और जो सुवर्ण है उसको गोल्डन कॉइन्स कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? तो जो भूमि जो दान की जाती थी उसके साक्ष्य हमें सातवाहनों के जो अभिलेख है उनमें मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो भूमि दान का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, जो एविडेंस है हमें सबसे ओल्ड एविडेंस, वो सातकर्णी प्रथम की रानी नागानिका के नानाघाट अभिलेख से पता लगता है। तो ये आप याद रखेंगे कि कौन से अभिलेख से मिलता है, नानाघाट अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 424 दे रखा है, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी। तो जो सातवाहन थे उनकी प्राकृतिक जो थी वो लैंग्वेज राजकीय भाषा थी। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजकुल के राजा अपने मातृ नामों से लक्षित होते थे? तो सातवाहन डायनेस्टी थी जिसमें मदर सोसाइटी के नाम से जाना जाता था, बाकी अदर में पैट्रियार्की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किससे शीशे के सिक्के चलाए थे? तो जो शीशे के सिक्के थे वो सातवाहन ने ही चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, और यह 23वें महान शासक थे सातवाहन डायनेस्टी में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ही थे जिन्होंने सिक्कों पर राज सिर अंकित कराया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कथन दे रखा है, गौतमीपुत्र सतकर्णी चतुवर्ण व्यवस्था का विरोधी था। और कारण दे रखा है, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। तो जो इसका कथन दे रखा है वो गलत था, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे उन्होंने स्वयं को एक ब्राह्मण घोषित किया था, तो वो चतुवर्ण के विरोधी नहीं हो सकते। तो कथन इसका गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन गलत है और किंतु जो रीजन है वो सही है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ, खारवेल का जो कलिंग का शासक है उसके बारे में अध्ययन का प्रामाणिक स्रोत उसके द्वारा लिखवाया गया था, और इसी में सबसे पुराना ये बताता है कि जो भारत है, भारतवर्ष पर आक्रमण किया था खारवेल ने। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो जो पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है वो इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे उनको श्री पर्वतीय कहा गया है, और इसके जो संस्थापक थे वो श्री शांत मूल थे। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक कौन थे? श्री शांत मूल। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो कौन सा ऐसा राजा था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो जो प्रवरसेन फर्स्ट थे उन्होंने, जो वाकाटक नरेश प्रवरसेन जो फर्स्ट थे उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधीकों ने सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कौसंबी से गांधीकों ने सिक्के चलाए थे, इसका प्रमाण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कथन दे रखा है, हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में रहे थे। कारण दे रखा है, आगाथोक्लीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियाँ अंकित हैं। तो दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो पिक्टोरियल जो कॉइन्स होते हैं उनका सर्वप्रथम किसने किया था यूज़? तो हिंद यमन ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद यमन ने। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डायोटोटस प्रथम था? तो जो बैक्टीरिया है उसका जो प्रथम शासक था वो डायोटोटस था। अगला क्वेश्चन है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो जो बेसनगर अभिलेख है उसका जो हेलियोडोरस था वो तक्षशिला का निवासी था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्दमक क्षतप्रो ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो ताम्र के जो सिक्के होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रचलित किए थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रादमन शब्द का क्या अभिप्राय है? तो एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का को रुद्रदामक कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो जो काव्य शैली है उसका प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदमन के सिक्कों में मिलता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वदायम भगवान बुद्ध की मानव आकृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराई? तो जो कनिष्क वन है उन्होंने सबसे पहले भगवान बुद्ध की जो मानव आकृति है उस अपने कॉइन्स पे उन्होंने उसको उत्कीर्ण करवाया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कनिष्क जो थे उन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी कश्मीर कुंडल ग्राम गाँव में, और वहीं से उन्होंने महायान जो सेक्ट है वहीं से महायान सेक्ट की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन दे रखा है कि बुद्ध की तरह कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थकार अंकित हैं। कारण दे रखा है, कुषाण काल में मथुरा जैन का बड़ा केंद्र था। डी राइट आंसर होगा, क्योंकि कुषाण काल जो है उसमें जो मथुरा है वो जैन धर्म का बड़ा केंद्र था, ये सही है। लेकिन जो कथन ये दे रखा है कि बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थकार अंकित थे, तो ये जो कथन है वो गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुषाण जो थे वो भगवान बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो जो कनिष्क ने सारनाथ में बौद्ध की प्रतिमा का जो अभिलेख उस पर जो तिथि दे रखी है वो 21 ईस्वी सन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो जो कुषाण शासक थे उनका जो राज्याभिषेक है वो 78 AD में हुआ। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शक संवत प्रारंभ होता है? तो जो शक संवत है वो 18 ईस्वी से प्रारंभ होता है, और जो विक्रम संवत है वो 58 ईस्वी पूर्व से संबंध होता है, स्टार्ट होता है। तो इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम नॉर्थ एवं नॉर्थ वेस्ट भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो सबसे ज़्यादा जो तांबे के सिक्कों को जारी किया था तो कुषाणों ने किया था सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्कों को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये तांबे के जो तांबा था ये कहाँ से लेकर आते थे? तो जो तांबा है वो राजस्थान में खान है वहाँ से लेकर आते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मथुरा मूर्तिकला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो जो मथुरा में मूर्तिकला शैली है वो कुषाण के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? तो जो कुषाण के जो शासक थे, कुषाण राजवंश के शासक, वो देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो इसमें 4 इसमें जो कवि होते थे, राजकवि, दरबार कवि, उनके नाम दे रखे हैं, भवघोष, पार्सव, वसुमित्र, विशाखादत्त। तो जो भवघोष, पार्सव और वसुमित्र हैं ये तीनों कनिष्क प्रथम के दरबार में गए थे। लेकिन जो विशाखादत्त है वो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गए थे, जबकि वो गुप्तकालीन लेखक हैं। विशाखादत्त हैं, उन्होंने मुद्रा राक्षस जो कृति है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक अलंकृत करते थे दरबार। तो जो आयुर्वेदा के जो हमारे कहते हैं ना, अभी बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं इंडिया के, उनको अब हिपोक्रेसी जो है हिपोक्रेस की जो उनको शपथ दिलाई जाती है वो हटाकर अब चरक की जो शपथ है वो दिलाई जाएगी। तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था इसके बारे में बहुत सारा। तो ये है, तो वही ये चरक विद्वान है। और ये किसके दरबार में रहते थे ये पूछा है। तो जो विद्वान चरक थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो इसमें दे रखे हैं 4, अश्वघोष और वसुमित्र। बाकी कालिदास और कंबन ये दोनों कनिष्क के दरबार के, कनिष्क के राज के टाइम पे नहीं थे। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो पतंजलि थे, वो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो जो हुविस्क थे, कुषाण शासक के ही एक राजा थे, उनकी जो सिक्के थे, उन्होंने जो सिक्के कॉइन जो बनाए थे उसके ऊपर सबसे ज़्यादा देवी देवताओं के चित्र थे। तो हुविस्क इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ह्वेन सांग ने जिन कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित था? तो वो पेशावर में स्थित था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है?
तो श्रावस्ती है जिसका जिसका उल्लेख है वो रब तक अभिलेख में नहीं मिलता, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो जो प्राचीन भारत में नियमित रूप से जो कुषाण ने सोने के सिक्के चलाए थे सबसे पहले, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो दोनों के बीच में 135 वर्ष का अंतर है, ठीक है। और आप देखोगे दोनों को कैसे पता लगेगा कि 135 वर्ष का अंतर है, क्योंकि जो विक्रम संवत था, विक्रम संवत वो 57, एक सेकेंड, जो विक्रम संवत था वो 57 ईयर का था, और जो शक संवत था वो 78 था, ठीक है। सॉरी ये इंटरचेंज हो गया, जो विक्रम था वो 78 था और जो शक था वो 57 संवत था। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, है ना, जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 875, ये 135 मिलेगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 135 है, ओके। और ये हम ऐड कर रहे हैं ना, और डिफरेंस हम पूछ रहे हैं क्योंकि पहले क्या था, जो हम ईस्वी पूर्व से ईस्वी की तरफ आ रहे हैं, है ना, तो इस वजह से हमने इसको माइनस ऐड करा है, तो इसका आंसर 135 ईयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? तो जो भारत के संदर्भ में जो मानसून की खोज किसने करी थी? हिप्पालस ने मानसून की खोज करी थी। और ये ग्रीक नाविक था जो अरब सागर में चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी, जिसने अरब सागर जो है हमारा, वहाँ पे जो मानसून की हवाएं चलती थी उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी। अगला क्वेश्चन है, जिससे क्या हुआ, जो अरेबियंस थे और जो यूरोप के लोग थे उनको इसके बारे में नॉलेज मिली और वो इंडिया की तरफ आए मानसून विद द हेल्प ऑफ मानसून ट्रेड करने के लिए। तो ये हिप्पालस ने दी थी जानकारी मानसून की भारत के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ होता है? तो 78 ईस्वी में विक्रम संवत प्रारंभ होता है, एक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी जो विक्रम संवत है वो 57, तो अगला क्वेश्चन हमारा, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? तो विक्रम संवत 57 से हुआ है, इसमें 58 ईस्वी दे रखा है, तो इसका 57 हो जाएगा। ईसा पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया था 57 ईस्वी में। और संवत की गणना इस करते समय प्रत्येक सन में 57 वर्ष जोड़कर संवत की गणना की जाती है। अगर संवत की आपको गणना करनी हो तो जितना भी हो उसमें 57 ऐड करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन सेडिया बैंक का भी काम करती थी? तो जो हुविस्क के काल का मथुरा अभिलेख है, जो हुविस्क कुषाण शासक थे उनके काल का जो मथुरा अभिलेख मिलता है उसमें मेंशन है कि जो पहले की जो श्रेणियाँ होती थी वो बैंक का भी काम करती थी और इनको हुंडी कहते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि माप था? तो जो निवर्तन है वो एक लैंड मेजरमेंट का सिस्टम था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? इसमें अभिलेख दे रखे हैं और उनके शासक दे रखे हैं सामने। तो नासिक वो गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा, खारवेल, भीतरी, जो भीतरी है वो पुलकेशिन द्वितीय नहीं है, वो स्कंदगुप्त है, और गिरनार रुद्रदमन प्रथम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो भीतरी अभिलेख है उसके जो शासक थे वो स्कंदगुप्त थे, ना कि पुलकेशिन द्वितीय, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें सूची 1 दे रखा है, सूची और सूची 2 दे रखा है, मैच द फॉलोइंग करना है। इसमें दे रखा है डिमेट्रियस, तो जो डिमेट्रियस था वो एक हिंदू यूनानी था, और रुद्रदमन जो थे वो एक शक राजा थे, शक डायनेस्टी के राजा थे। और गोंडो फर्निस जो था, जो गोंडो फर्निस था वो पहलव डायनेस्टी का था, और विम जो था वो कुषाण डायनेस्टी का था, ओके। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगर इसको मैच कर देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए, जैसे डिमेट्रियस था वो हिंदू यूनानी था, तो ए का 3 के साथ मैच करेंगे, ए का 3 के साथ मैच कर दिया। रुद्रदमन जो थे वो रुद्रदमन शक डायनेस्टी के थे, तो बी का 4 के साथ, ओके। और जो गोंडो फर्निस थे वो पहलव डायनेस्टी के थे, इसको मैच करेंगे ऐसे। और विम जो थे वो कुषाण डायनेस्टी के थे, तो ऑप्शन जो सी इसका होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है। ये हो गया गलत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, हाँ अगला टॉपिक, ये जो टॉपिक था पोस्ट मौर्य पीरियड वो ख़त्म हो गया है। अगला टॉपिक करेंगे हम, एक छोटू सा टॉपिक पढ़ रहा है, इसको फटाफट ख़त्म कर लेते हैं हम, ठीक है। फिर कल से हम अगले टॉपिक को ख़त्म करेंगे। सो इसमें दे रखा है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। एंशियंट टाइम पे जब इन्वेजन हुआ था, फॉरेन इन्वेजन,
उसके जितने भी क्वेश्चन आए फटाफट कर लेते हैं, 5-10 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 464 दे रखा है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। जो सिकंदर था वो भारत में जीत गया था, उसके क्या कारण थे? तो दे रखा है इसमें 4 ऑप्शन कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल है। सेंट्रल कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो सिकंदर को टक्कर दे सके, क्योंकि छोटे छोटे राजा महाराजा यहाँ पे राज करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कारण जो सही दे रखा है उसका दे रखा है कि उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल सही है, उसकी जो सेना थी वो श्रेष्ठ थी। तीसरा दे रखा उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला था, तो ये भी बिल्कुल सही है कारण, क्योंकि हमारे भारत में उस टाइम पे यूनिटी नहीं थी, तो कुछ ऐसे देशद्रोही थे जो सिकंदर के साथ मिल गए थे, जिसकी वजह से वो इजीली सफल हो गया था। और चौथा दे रखा कारण कि वह एक अच्छा प्रशासक था, तो ऐसा नहीं मान सकते बिकॉज उस टाइम पे भी इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे शासक थे, तो ये तो बिल्कुल कारण गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 इज राइट आंसर, कारण जो दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो जो डाइमेकस था ये भारत में सिकंदर के साथ नहीं आया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डाइमेकस है वो सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो जो मरसक डायनेस्टी थी, जब उसके युद्ध भूमि में बहुत सारे संख्या में जो उनके जवान थे वो मर गए थे, तो वहाँ पे जो लेडीजें थी उन्होंने कमान संभाली थी युद्ध की, तो यही क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो इंडिया के नाम से कौन इंडिया बुलाता था? तो यूनानी जो थे, यूनानी लोगों की लैंग्वेज में ऐसा था कि वो स को ह प्रोनाउंस करते थे, इसलिए वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, तो स का मीन उनके यहाँ ह होता था, तो सिंधु नदी को इंडस कहते थे, तथा आगे चलकर ये इंडस इंडियन बन गया, और इसी के आधार पर भारत का नाम इंडिया पड़ा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, यूनानी थे। अब आगे दे रखा है इसमें संगम से जितने भी क्वेश्चन आए हैं संगम युग, संगम पीरियड में चेर, चोल और पांड्या, उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे अभी, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा संगम पीरियड, और संगम पीरियड में चेर, चोल, पांड्या ये 3 रूलर थे जो सदर्न इंडिया में राज कर रहे थे। और जो चेर हैं वो प्रेजेंट टाइम में जो केरल कोस्ट हमारा मालाबार का, केरल में राज करते थे चेर। और जो चोल हैं वो ईस्टर्न घाट जो हमारा है आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु, जो 2 नदियों का संगम जो डेल्टा बनाती है उसके बीच में, तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में ये राज कर रहे थे। और जो पांड्या हैं वो सदर्न तमिलनाडु में राज कर रहे थे, तो ये इनका कुछ प्रेजेंट टाइम में लोकेशन थी। और ऐसा माना जाता है कि जो इन तीनों में से जो चोल डायनेस्टी थी वो इतनी ज़्यादा सुप्रीम थी, उनके पास उनकी जो नेवल पावर थी वो इतनी ज़्यादा सुप्रीम थी कि उन्होंने एशिया उस टाइम पे इंडोनेशिया और बर्मा नहीं, श्रीलंका और मॉरिशस तक को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था अपनी सुपर नेवल पावर से। इतनी ज़्यादा ये इनको कहा जाता कि ये समुद्र के राजा थे एक टाइम पे। और चोलों का घर हुआ करता था बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जो थी वो चोलों का घर माना जाता था। इनकी नेवल इतनी ज़्यादा पावर थी, सुप्रीम थी नेवल पावर। तो और यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक माना जाता है वो चोला माना जाता है, बिकॉज जो चोल डायनेस्टी है एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि अगर संगम पीरियड से कोई भी क्वेश्चन आ रहा, अगर ऑप्शन में आपको चोल मिलता है तो फिर उसका आंसर चोल ही होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा बीच में उन्होंने कम कर दिया, लेकिन फिर भी इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है। और यूपीपीसीएस में तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। तो बिना हम टाइम कमाए स्टार्ट करते हैं, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्नलिखित में से चोल वंश के किस शासक ने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की? तो जो शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी वो राजा प्रथम ने, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने ये उपाधि धारण की थी। अब इसकी जो उपाधियाँ, जो चोल राजा हैं और उनकी उपाधियाँ हैं, आप इसमें देखोगे कि दे रखी है, एक बार मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, आपको भी रिकॉल हो जाएगी। विजयालय जो जिन्होंने चोल की जो स्थापना की हरिहर और बुक्का, तो उन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो तंजय कोंड, नरकेसरी और आदित्य प्रथम जो थे उन्होंने